फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का जो अपना टॉपिक है क्रेडिट असेसमेंट का, उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी असेसमेंट के जो 6 पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया था, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, लोन टू वैल्यू रेशियो, और ये चार्ज ओवर द करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, जो कि बेसिकली फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज की ही एक्सप्लेनेशन है, फ्लोटिंग चार्ज की। तो इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। तो टेक्निकली हमारा प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट वाला पार्ट जितना आपको वर्किंग नॉलेज के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल क्रेडिट एंड राइटिंग के दौरान, उतना आपका कंप्लीट हो चुका है। बट मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसमें ऐड कर रहा हूँ अपने डिस्कशन के अंदर। फिर इसके बाद मैं अपना फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ रिलेटेड भी लगेगा, तो वो स्टार्ट करूँगा। तो पहले जो हमारी एक्स्ट्रा डिस्कशन है वो लैंड रेवेन्यूज डिपार्टमेंट के बारे में है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन होते हैं यहाँ पे इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में। देखिए, ये लेक्चर जो है वो हर एक इंडियन स्टेट के लिए नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जो इस तरह की कल्चर को फॉलो करती हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स के लिए है। आप जैसे जैसे डिस्कशन होगी आप समझ जाएंगे कि आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ आपके स्टेट के साथ रिलेटेड है भी या नहीं। स्पेशली ये पंजाब में तो ये चीज़ फॉलो होती है, तो पंजाब या हरियाणा ये जो है, या अदर साउथ वाली साइड में भी कुछ स्टेट्स हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करती हैं रेवेन्यूज डिपार्टमेंट में लैंड रिकॉर्ड्स के साथ रिलेटेड। तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ इस लेक्चर के अंदर, जो कि बेसिकली एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है। इनका ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको जिसको स्टेट में एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं के काम की चीज़ है ये। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं और लोग इसका सिस्टम कैसे बना। तो एक चीज के लिए, इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको ब्रीफ पहले समझाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये एक विलेज है। फॉर एग्जांपल ये एक विलेज है, ये एक विलेज है। तो विलेज में क्या होता था, विलेज में जैसे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है जिसको, जहाँ पे लोग रिजाइड करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, रिजाइड करते हैं। जो ये एरिया है सारा विलेज का, जो ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पे एग्री की खेती की जाती है, ठीक है। और खेती से जो फसल, जो क्रॉप निकलती है, जो क्रॉप निकलती है उसको मार्केट में सेल होती है, वो सेल होती है, और जो उससे रेवेन्यू और इनकम जनरेट होती है किसानों को। तो क्या हुआ कि मुगलों के टाइम में, जैसे शेरशाह सूरी जी के टाइम से ये सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स का। तो जो एग्री जमीन है, एग्री जमीन से जो खेती होती है, तो उनसे कर वसूल किया जाता था, जिसको लगान लगान बोलते थे उस टाइम में, या आप उसको बोल सकते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस वसूल किए जाते थे। तो उन्होंने उन उस जगह को, जहाँ पे एक खेती होती है, उस जगह को एग्रीकल्चर लैंड के लिए अलग ये जगह जैसे स्पेसिफाई कर दी कि यहाँ पे खेती होती है। तो यहाँ पे जो खेती होगी, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होएगा, क्रॉप जनरेट होगी, उससे उनको टैक्सेस लगाए जाते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 1910 या 1914 था, या इसी टाइम के दौरान उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को और रिफाइन कर दिया, इस प्रोसेस को और रिफाइन कर दिया। तो ये मैं सर्कल अब दोबारा से बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये विलेज है, ये विलेज है, और उस विलेज के अंदर उन्होंने एक लाल डोर बना दी, लाल डोर बना दी। जिसका क्या मीनिंग था, जिसका मीनिंग था कि जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, लाल डोर के अंदर है, लाल लकीर या लाल डोर, लाल लकीर, लाल लकीर या लाल डोर, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो रेजी प्रॉपर्टीज है, वो रेजी प्रॉपर्टीज है। उन्होंने हर विलेज को फिक्स कर दिया एक लकीर के अंदर, एक डोर के अंदर। और जो उससे बाहर वाली जमीन है, ये सिर्फ एक एग्री जमीन है, ये एग्री प्रॉपर्टी है, ये एग्री जमीन है।
जहाँ पे खेती बाड़ी होनी है। तो इस जमीन के ऊपर जो भी काम धंधा होगा उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाएंगे, और इस जगह के अंदर जो लोग रिजाइड करेंगे वो उनकी रेसी प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो इस एरियाज में प्रॉपर्टीज आती हैं, जो इन एरियाज में विद इन दैट लाल डोर, जो लाल लकीर, जो विद इन दैट प्रॉपर्टीज आती है, इनको हम जो लाल डोरा या लाल लकीर प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, लाल लकीर प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आपका घर इन एरियाज में फॉल होता है, इन एरियाज में लाल लकीर के अंदर फॉल होता है, तो कल को जब आपको यहाँ पे घर बनाना है तो यहाँ पे आपको CLU लेने की जरूरत नहीं है। CLU क्या होता है? चेंज इन लैंड यूज, चेंज इन लैंड यूज। अगर आपको एग्री जमीन के ऊपर घर बनाना है या कोई दुकान खोलनी है, तो क्योंकि वो जमीन जो स्पेसिफिकली एग्री के लिए रिजर्व्ड है, ये जमीन जो एग्री के लिए रिजर्व्ड जमीन है रिकॉर्ड्स के अंदर, उसको अगर आपने चेंज करना है किसी और यूज के लिए, तो आपको CLU ऑब्टेन करना पड़ता है, चेंज इन लैंड यूज। तो CLU ऑब्टेन करना भी अपने आप में एक कम्बरसम और महंगा प्रोसेस है, कम्बरसम और कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसमें काफी खर्चा हो जाता है CLU प्रोसेस करने के अंदर। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी लाल डोरा के अंदर है, लाल लकीर के अंदर है, तो आपको CLU ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रेजी प्रॉपर्टीज के लिए क्लासिफाइड है ऑलरेडी। तो इस तरह से उन्होंने इन चीजों को डिफरेंस बना दिया कि ये लाल लकीर प्रॉपर्टीज है, ये एग्री प्रॉपर्टीज है। अब जो उन्होंने एग्री प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया, जो ये एग्री प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई, एग्री प्रॉपर्टीज, एग्री प्रॉपर्टीज, उसको उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू कर दिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू कर दिए। उन्होंने उसके लिए एक विलेज अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, विलेज अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, जो कि सारा रिकॉर्ड रखेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एग्री प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड, एग्री प्रॉपर्टीज का। इस विलेज अकाउंटेंट को हम बोलते हैं पटवारी, पटवारी। ये आज की लैंग्वेज में इसको पटवारी बोला जाता है, कि जो एक रिकॉर्ड कीपर है सारे विलेज की एग्री प्रॉपर्टीज का। अब जो ये एग्री एरिया है, अब जो ये एग्री एरिया है सारा का सारा, ये वाला एग्री एरिया, फॉर एग्जांपल ये एक एग्री एरिया है, ये एक एग्री एरिया है विलेज का। देखिए ये लाल डोरा वाला एरिया नहीं है, ये आउटसाइड वाला एरिया है, एग्री एरिया। मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, विलेज का एग्री एरिया है। इसको उन्होंने बेटर पर्पस के लिए, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि उन्होंने तो सबसे सबसे पहले तो हर एक जो विलेज है, हर एक जो विलेज है, हर एक विलेज जो है उसको सीरियल नंबर अलॉट कर दिया। ईच विलेज हैज सेपरेट सीरियल नंबर। तो ये तो जरूरी है ना कि हर एक विलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उस सीरियल नंबर को क्या बोला जाता है? उस सीरियल नंबर को बोला जाता है हदबस्त नंबर, हदबस्त नंबर। तो हदबस्त नंबर क्या होता है कि हर एक विलेज का एक सीरियल नंबर होता है बेसिकली। तो जो हर विलेज का एक सीरियल नंबर बना दिया है, उस सीरियल नंबर के अंदर उन्होंने क्लासिफाई कर दी लाल डोरा प्रॉपर्टीज और एग्री प्रॉपर्टीज। और एग्री प्रॉपर्टीज का जो एरिया है, जैसे ये एग्री एरिया है, एग्री प्रॉपर्टीज का एरिया है, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसको जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उन्होंने जो एग्री की जो चंक ऑफ लैंड है, जो चंक ऑफ लैंड है, चंक ऑफ लैंड है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन कर दी उनकी, और उन पार्ट्स को नंबर अलॉट कर दिया, उन पार्ट्स को नंबर अलॉट कर दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो जो ये नंबर अलॉट करे हैं, इनको बोला जाता है खसरा नंबर, खसरा नंबर। खसरा नंबर और कुछ नहीं है, एक तरह से जो एग्री एरिया है उनके प्लॉट नंबर ही हैं। जैसे हम अर्बन एरियाज में, अपने शहरी एरिया में कहते हैं कि मेरा मकान नंबर 500 है, मेरा हाउस नंबर 501 है, तो उसी तरह से जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में इनको खसरा नंबर बोल दिया जाता है, जो प्लॉट नंबर्स होते हैं बेसिकली। बट इसमें डिफरेंस ये रहता है कि ये प्लॉट नंबर्स बहुत बड़े एरियाज के होते हैं,
ये 5 नंबर है या 6 नंबर है, तो ये ऐसे नहीं है कि 100 गज जगह है या 200 गज जगह है, तो ये बहुत बड़े एरिया का मतलब उन्होंने एक अलॉट किया होता है नंबर, तो इसको खसरा नंबर बोला जाता है। वैसे जो खसरा नंबर टर्म है, जो खसरा नंबर टर्म है वो एक पर्शियन लैंग्वेज से आती है, पर्शियन लैंग्वेज से आती है ये टर्म खसरा नंबर वाली। तो अब जब ये खसरा नंबर उन्होंने अलॉट कर दिया, तो उन्होंने हर एक लैंड को अलग अलग पटवारी के रिकॉर्ड्स में हर एक लैंड को एक अलग अलग नंबर अलॉट कर दिया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये 5 नंबर एरिया है, 5 नंबर एरिया है, इसके अंदर मान लो 500 स्क्वायर यार्ड जगह है, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। इसके अंदर 500 स्क्वायर यार्ड जगह है और 500 स्क्वायर यार्ड जगह ये मिस्टर ए के नाम पे है, मिस्टर ए के नाम पे है ये सारा का सारा। अब मिस्टर ए ने इसको सेल आउट कर दिया मिस्टर बी को 250 स्क्वायर यार्ड्स और मिस्टर सी को 250 स्क्वायर यार्ड्स, इक्वल इक्वल मिस्टर बी एंड मिस्टर सी को सेल कर दिया। तो जब इनका रिकॉर्ड चढ़ा जाएगा, तो क्योंकि 5 नंबर खसरा में से सेल हुई है, तो इनकी जो रजिस्ट्री में, इनकी जो रजिस्ट्री होगी उनके अंदर खसरा नंबर लिखा जाएगा 5/1, ये जैसे 5/2, सिमिलरली सो ऑन की जैसे जैसे ये आगे जब जैसे बेचेगा, ये मिस्टर बी जैसे आगे बेचेगा तो इसको आगे नंबर आ जाएगा 2 3 या जैसे भी जिस तरह भी पार्ट्स में बेचेगा। तो इस तरह से खसरे नंबर के आगे सब डिविजन्स बनती जाती हैं रजिस्ट्रीज के अंदर। तो खसरा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड की आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत ही, क्योंकि एग्री जमीन का कोई बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री तो होती नहीं है, लोगों ने यहाँ पे जमीनें कब्जे के हिसाब से ली होती थी पुराने जमाने में, जिसने जिस जगह पे जितना कब्जा कर लिया वो जमीन उसकी उतनी हो जाती थी, काफी सालों पहले, हजारों 100 200 सालों पहले जैसे जब जब ये जमीनें बनी। तो ये खसरा नंबर से उनकी थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये यहाँ तक सारा वो है खसरा नंबर। और एक चीज इसमें और ऐड कर दूं कि जो ये चीज है, जो ये हमने सारा विलेज की बाउंड्री वॉल बना के उसके अंदर इन पार्ट्स को डिवाइड किया, ये बाउंड्री वॉल्स बेसिकली जो हमने विलेज का मैप बनाया है, ये मैप ही बनाया ना हमने विलेज का, कि ये मैप है उसके अंदर ये पार्ट्स में प्रॉपर्टीज डिवाइडेड है, इन मैप को बोला जाता है छजरा, छजरा बोला जाता है इसको। जैसे इसको जब हम बैंकिंग सेक्टर में बोलते हैं कि अक्सर छजरा ले लो प्रॉपर्टी का, अक्सर मीन्स साया, या उस प्रॉपर्टी के उस विलेज का छजरा ले लो, कि उसका नक्शा ले लो कि उसमें खसरा नंबर किस किस तरह से अलॉटेड है। तो अक्सर अक्सर छजरा में क्या होता है, अक्सर छजरा में खसरे नंबर मैप बनाया होता है विलेज का, और उस मैप में डिफरेंट डिफरेंट खसरा नंबर हमको पता लग जाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज होने के लिए आ जाती है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की रेलेवेंस डिस्कस करी हुई है। मैंने बताया कि प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके आइडेंटिफिकेशन करने से कई बार अगर रजिस्ट्री से हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती तो हम बहुत ज्यादा इंडेप्थ में चले जाते हैं। जैसे अक्षर शजरा ले लिया प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टी का नक्शा ले लिया, और हमारी रजिस्ट्री में उसका अगर खसरा नंबर डाला हुआ है कि 5/1 या 5/2, तो हमें पता लग जाता है कि अक्षर छजरा में से देख के कि ये हमारी प्रॉपर्टी विद इन दैट एरिया लोकेटेड है, विद इन दैट एरिया लोकेटेड है। अब हमें ये नहीं पता लगता कि 5/1 ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ये हमें ये नहीं पता लगता। उसके लिए अलग से निशानदेही पटवारी करके देता है, पटवारी साइट पे जाता है, मौके पे जाता है, और हमें एक आगे फर्दर मिनी नक्शा बना के दे देता है कि आपकी प्रॉपर्टी जी ये वाली प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपके बैंक के पास आ रही है, उसको निशानदेही कर बोल देते हैं कि वो निशान लगा देता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, और उसको पूरा साइन स्टैम्प करके देते हैं, और उसकी प्रॉपर गवर्नमेंट फीस होती है निशानदेही करने की। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का हमारे लिए मीडियम भी बन जाता है। तो ऐसे ही ये खसरा नंबर किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं केस का नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर हुआ, एक बहुत बड़ा केस चला था, कोर्ट का ऑर्डर हुआ जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके विलेज की जमीन खाली करवानी है। तो वो जगह थी बहुत बड़े किसी नामी ग्रामी पर्सन के नाम पे। तो अराउंड 300 पुलिस पर्सोनल्स वहां पे गए वेकेट करवाने के लिए जगह को, वेकेट करवाने के लिए जगह को गए, पर उनको खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा, एम्प्टी हैंडेड लौटना पड़ा। रीजन बीइंग कि जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था कि जो ये प्रॉपर्टी आपको खाली करानी है वो इस खसरे नंबर की है, वो खसरा नंबर गलत लिखा हुआ था। वो पहुंच के फॉर एग्जांपल 4 नंबर खसरा में प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, और जो एक्चुअल में जो जगह थी वो 6 नंबर खसरा वाली थी, खसरा नंबर गलत लिखा हुआ था।
तो इस तरह से खसरा नंबर प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी रहते हैं कि खसरा नंबर सही हो, और ये रिकॉर्ड्स पटवारी के पास मेंटेन्ड होते हैं। तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें अब क्लियर हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि पहले तो हिस्ट्री क्या थी इस चीज़ की, हिस्ट्री में। उसके बाद जो एग्री प्रॉपर्टीज हैं उनका एक हर एक विलेज को पहले तो उन्होंने क्या किया, हर एक विलेज को एक हदबस्ता नंबर अलॉट कर दिया, एक सीरियल नंबर अलॉट कर दिया हर विलेज को। हर विलेज का एक सीरियल नंबर आने के बाद उसमें जो एग्री एरिया है उसका एक नक्शा बना लिया। नक्शे को क्या नाम दिया, अक्षर छजरा, छजरा नाम दिया, जो उसको जो एक विलेज का मैप है। और जो विलेज का मैप है बेसिकली उसमें जो जगह है उनको अलग अलग नंबर्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम बोलते हैं खसरा नंबर। अब एक खसरा नंबर एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड है जिसके अंदर काफी लोगों के पास जमीन हो सकती है। तो अगर किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड पूरा खसरा, कोई ऑनर है 5 नंबर खसरा का मिस्टर ए, अगर वो 250 बेचता है तो उस तरह से अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर अब जैसे ये 4 नंबर खसरा है, नंबर 4 वाला खसरा है, ये खसरा नंबर है, ठीक है। अब खसरा नंबर के अंदर जैसे फैमिलीज काफी ओनर हो सकती हैं, जैसे फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3। अब हर एक फैमिली का एक अलग अलग खाता नंबर बनाया होता है पटवारी ने। इस फैमिली का अलग खाता नंबर है, इस फैमिली का अलग खाता नंबर है, ठीक है। खाता नंबर फैमिली का भी हो सकता है या उसके इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है। इसको खाता नंबर या खेवट नंबर भी कह सकते हैं, कि खेवट नंबर भी एक मिलती जुलती टर्म ही है जो मोर और लेस सेम मीनिंग ड्राइव करते हैं, जिससे हम खाता नंबर, खेवट नंबर। तो बोलिए कि जैसे कोई जैन फैमिली है कि भाई आपका ये खाता नंबर है, खाता नंबर 201। आप अगर आप 201 नंबर खाता निकलवाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में से जाके, उसमें आपकी फैमिली की सारी होल्डिंग की डिटेल आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी जमीन है, कितनी कितनी होल्डिंग है, कौन कौन से खसरे में लोकेटेड है, प्रॉपरली सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये खाता नंबर और खेवट नंबर टर्म भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब ये रिकॉर्ड्स जो हैं, अब जो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जो सारे पटवारी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, इसको मेंटेन किया जाता है जमाबंदी में। जमाबंदी में, जिसको फर्द भी बोल देते हैं, जमाबंदी में फर्द भी बोल देते हैं। जमाबंदी क्या होती है बेसिकली, जमाबंदी क्या है कि एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स ऑनर्स, कल्टीवेशन की लैंड पे हम कौन सी खेती कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं लैंड का, वो सब। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक जमाबंदी के अंदर रिकॉर्डेड होती है। तो इसके अंदर मैं आपको एक जमाबंदी दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे ये एक सैंपल है जमाबंदी का। तो जमाबंदी का सैंपल आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करी हुई है उन्होंने। इसके अंदर बेसिकली खेवट नंबर रिकॉर्डेड है, नंबरदार मालिया में आप बस खेवट नंबर लगा के चलो। खतौनी नंबर रिपोर्टेड है, खतौनी नंबर तो वही होता है कि रिकॉर्ड ऑफ ऑल खसरा ओन्ड बाय द फैमिली। मालक दा नाम यानी ओनरशिप किसकी है उसका नाम मेंशन्ड है। काश्तकार, काश्तकार होता है जो कल्टीवेट कर रहा है लैंड को, जो खेती कर रहा है उसके ऊपर। देखिए गांवों में जो जगह है, जो जमीन है, उसका मालिक कोई और हो सकता है, और जो उसके ऊपर खेती कर रहा है अगर उसने ठेके पे या किराए पे दे रखी है जमीन, तो उसका काश्तकार कुछ और हो सकता है। काश्तकार मीन्स जो खेती कर रहा है वहां पे। तो अगर कोई खेती करने वाला पर्सन कोई अलग है तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। सिंचाई का क्या साधन यूज हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसका खसरा नंबर क्या फॉल कर रहा है, उसका कितना एरिया है, रकबा कितना है, रकबा मीन्स एरिया, कितना एरिया है, और विशेष कथन मीन्स रिमार्क्स। तो यहाँ पे कोई अगर और एनी अदर रिमार्क्स है तो वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ये एक सैंपल जमाबंदी का रिकॉर्ड है, और यहाँ पे जमाबंदी बताई जाती है कि कौन से साल की है, कौन से गांव की है, और हदबस्ता नंबर मीन्स उसका सीरियल नंबर कितना है, कौन से तहसील और कौन सा जिला इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो जो ये जमाबंदी है वो एवरी 5 ईयर्स में अपडेट करी जाती है। इसको जो पटवारी है इसको 5 साल के बाद अपडेट करता है, तो ये 5-5 साल का रिकॉर्ड निकलता है जमाबंदी का।
तो इस तरह से जमाबंदी में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे कल को अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी की ओनरशिप वहां पे रिकॉर्डेड है, ओनरशिप रिकॉर्डेड है, यहाँ पे ओनरशिप रिकॉर्डेड है। अगर कोई पर्सन अपनी ओनरशिप को चेंज करता है, सेल करता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, गिफ्ट करता है, या डेथ हो जाती है अदरवाइज रीजन से, प्रॉपर्टी की ओनरशिप में टाइटल में चेंज आता है, तो उस टाइटल की म्यूटेशन होती है जमाबंदी पे। म्यूटेशंस या इंतकाल भी बोल देते हैं इसको। म्यूटेशन इंतकाल का मीनिंग है कि उसकी एंट्री चढ़ती है, उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जमाबंदी के अंदर, और एंट्री जब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर जमाबंदी के अंदर उसका ऑनर का नाम चेंज होता है, या इसके अगर चार्ज में भी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, तो उसकी म्यूटेशन या एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जमाबंदी के अंदर, तो इसको म्यूटेशन या इंतकाल बोलते हैं। तो एक जैसे सैंपल म्यूटेशन वाली जमाबंदी में आपको दिखा देता हूं। अब जैसे इसके अंदर इंतकाल नंबर की जो पिछला म्यूटेशन नंबर है, जो पिछली जमाबंदी के अकॉर्डिंग है, वो लिखा जाता है। इसमें सेकंड कॉलम में है कि पुरानी जमाबंदी के अकॉर्डिंग जो उसके खाते नंबर थे, जो मैंने खेवट नंबर आपको खाते खेवट नंबर बताए हैं, वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उसके ऑनर का नाम, उसके जो कल्टीवेटर है उसका नाम, अगर ऑनर खुद कल्टीवेटर हो, कल्टीवेटर को पंजाबी में बोलते हैं काश्तकार, अगर ऑनर खुद कल्टीवेटर हो तो यहाँ पे लिख दिया जाता है खुद काश्तकार। खुद मीन्स वो ऑनर खुद ही खेती कर रहा है वहां पे। उसका खसरा नंबर कितना है, कि क्या एरिया है उसका, और जमीन किस टाइप की है, और उसका क्या मामला चल रहा है, और पुरानी जमाबंदी में उसके क्या खाते, नई जमाबंदी में उसके क्या खाते नंबर है, जो नया ओनर है बेसिकली उसके क्या खाते नंबर है, उसका क्या नाम है, उसके उसके अंदर कल्टीवेटर कौन है। तो इस तरह से उसकी जो फसल है उसका क्या है, उसका इंतकाल नंबर जो म्यूटेशन नंबर है वो कितना है, और क्या रिमार्क्स हैं पटवारी के इसके साथ रिलेटेड के किस बेसिस पे उसने म्यूटेशन चढ़ाई है। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाती है जमाबंदियों के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी थी मेरे हिसाब से, कि ये किस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड्स को बनाया और ये क्यों हम इस तरह से चेंजेस करते हैं। कुछ छोटी मोटी टर्म्स मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, कुछ छोटी मोटी टर्म्स और क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक टर्म आप सुनते हो कि गिरदावरी, कि गिरदावरी क्या होती है। गिरदावरी क्या होती है? गिरदावरी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है विलेज का, रिकॉर्ड ऑफ द विलेज एग्री प्रॉपर्टीज, एग्री प्रॉपर्टी का, जिसमें कल्टीवेशन, कौन सी चीज की खेती कर रहे हैं, और उस क्रॉप्स के ऊपर ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप किसकी है, क्या खेती हो रही है, किस चीज की खेती हो रही है, कौन उसका ओनर है। तो इस चीज के बारे में मेंशन किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। देखिए पटवारी एक बहुत बड़ा साधन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है कि विलेज में क्या खेती हो रही है, किस तरह से खेती हो रही है, किस किस्म की खेती हो रही है, कौन सी मिट्टी यूज हो रही है, या किस तरह के सिंचाई के साधन है वहां पे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने गवर्नमेंट पर्पज के लिए भी जरूरी है। तो गिरदावरी के अंदर आपको जो ऑनर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गिरदावरी है वो उसके खुद के नाम पे ही रहे, उसके ओन नेम पे ही रहे। अगर ये जो कल्टीवेटर, जो सेपरेट बंदा जो खेती कर रहा है, अगर उसके नाम पे ज्यादा देर तक रही, लॉन्ग टाइम तक उसके नाम पे रही, तो कल को इसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। वो कह सकता है कि ये लैंड तो मेरी है, मैं ही इसके ऊपर इसकी देखरेख कर रहा हूँ, मैं ही इसको बना रहा हूँ, मैंने ही इसकी फर्टिलिटी मेंटेन करी हुई है। तो ये चीज मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अपना लिमिटेशन एक्ट की वजह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक और टर्म आपको समझनी है, शामलाट। शामलाट क्या होता है? शामलाट मीन्स होता है कॉमन जमीन, कॉमन एरिया, टू बी यूज्ड बाय ऑल विलेजेस, ऑल विलेजेस। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी की फर्द देखते हैं या जमाबंदी देखते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी की टाइप लिखी होती है शामलाट, शामलाट प्रॉपर्टी। शामलाट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये तो कॉमन एरिया है कि जिसको विलेजेस यूज कर सकते हैं। अब ये कॉमन एरिया किसी भी तरीके से यूज होता है, जैसे आप विलेजेस में देखते हैं लोग पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीते रहते हैं, वो एक कॉमन एरिया है। स्कूल है, कॉलेजेस हैं, या कोई और जमीन जिसमें उन्होंने कोई धार्मिक टेम्पल एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो ये शामलाट जमीन कोई भी हो सकती है जो कॉमन है, जिसके ऊपर सारे विलेजेस का हक है। तो ये चीज का आपको फर्द जमाबंदी में ध्यान रखना है। इसका हमारे क्रेडिट अंडरराइटिंग से क्या रिलेशन है? क्रेडिट अंडरराइटिंग से हमारा रिलेशन ये है कि हमने ये देखना है कि भाई
कल को शामलाट जमीन जो है वो मॉर्टगेजेबल नहीं होती, मॉर्टगेजेबल नहीं होती, उसको हम अपने पास गिरवी नहीं रख सकते शामलाट जमीन को, क्योंकि ये कॉमन जमीन है, इसके ऊपर किसी एक बंदे का अधिकार नहीं है। तो कल को आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर जमाबंदी वाला सिस्टम एप्लीकेबल है, तो उसकी जो जगह है वो शामलाट जमीन ना हो। प्लस क्रेडिट अंडरराइटिंग के पर्पज से आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जमाबंदी में किस तरह से रिकॉर्डेड है और उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हो रही है प्रॉपर्टी की, और जमाबंदी के अंदर क्योंकि उसका ऑनर का नाम भी आ जाता है और उसका एरिया भी आ जाता है, उसका हर तरह की चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाँ भाई जो ऑनर का नेम जमाबंदी में आ रहा है वो आपके ऑनर के नेम के साथ जो आपको प्रेजेंट किया गया है उसके साथ मैच कर रहा हो। जो एरिया जमाबंदी में क्लाइंट का निकल के आ रहा है वो एरिया आपके पास जो एरिया क्लाइंट बता रहा है उस एरिया के साथ मैच होता हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। पर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्रेडिट अंडरराइटर चेक नहीं करते, ये नॉर्मली आपका ये लॉयर्स ही आपको चेक करके दे देते हैं इन चीजों को। एक और टर्म यूज होती है हिब्बा। हिब्बा हिब्बा मीन्स होती है गिफ्ट, कि अगर हम प्रॉपर्टी को जैसे हम बोलते हैं हिब्बानामा, हिब्बानामा मीन्स गिफ्ट डीड। और एक टर्म यूज होती है पट्टा। पट्टा मीन्स प्रॉपर्टी गिवन ऑन प्रॉपर्टी गिवन ऑन लीज, गिवन ऑन लीज। और जब इस चीज की म्यूटेशन हो जाती है, इस चीज की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इसको बोलते हैं पट्टानामा। पट्टानामा जब किसी को किराए पर प्रॉपर्टी दी होती है। तो इसके अलावा एक टर्म होती है बैनामा। बैनामा पंजाबी में बैनामा या बै बै मीन्स सेल। बैनामा, बैनामा मीन्स इन द नेम ऑफ, नामा नाम से आप क्लियर हो, नामा इन द नेम ऑफ। बै मीन्स सेल। तो बैनामा होता है कि बेसिकली सेल डीड के अंदर कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसके अलावा और भी काफी सारी टर्म्स हो सकती हैं जो अपना ये यूज करते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर। आपको बेसिकली इसमें समझने वाला पॉइंट ये था कि भाई प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। जो ये लाल डोरा वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो ये लाल लकीर वाली प्रॉपर्टीज हैं, इनका जमाबंदियों में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। नो रिकॉर्ड इन जमाबंदी, नो रिकॉर्ड इन जमाबंदी। जमाबंदी तो उसके लिए ही बनती है जो एग्री वाली जमीन होती है। नो रिकॉर्ड इन जमाबंदी, तो जो जमाबंदी होती है वो उसके लिए ही बनती है। तो जब हम कई बार जब हम प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज करते हैं, तो क्योंकि जमाबंदी हर 5 साल बाद अपडेट होती है, तो लास्ट 3 जमाबंदी, क्योंकि हमें 13 साल का रिकॉर्ड लेना होता है ना अपने पास, तो 13 साल का रिकॉर्ड 3 जमाबंदी से हमारे पास 15 साल कवर हो जाएंगे, 15 ईयर्स कवर हो जाएंगे। तो 3 जमाबंदी प्लस एक लेटेस्ट जमाबंदी प्लस एक लेटेस्ट जमाबंदी हम अपने पास हमेशा मॉर्टगेज करते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आपकी जो प्रॉपर्टी है ये जमाबंदी वाली प्रॉपर्टी हो। ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप रजिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये खसरा नंबर, खेवट नंबर, खाता नंबर, इस तरह की चीजों के नाम पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आपकी लाल डोरा वाली प्रॉपर्टी हुई, ये वाली प्रॉपर्टी हुई, तो उसको इसका रिकॉर्ड आपको कभी भी जमाबंदी इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो आपको इन केसेस में जमाबंदी से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट करनी थी इन चीज़ों के बारे में। बाकी तो अभी हम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो अभी पार्ट है हमारा प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट वाला पार्ट मेरे एंड पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।